नमस्कार। मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था भाई कंप्यूटर के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे कि भाई कंप्यूटर कैसे बना, कैसे उसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे आके वो कहां पहुंच गया। आकार में इतने बड़े कंप्यूटर हमने अबेकस से स्टार्ट किया था, पहला गणना यंत्र, और फिर हमने एनिएक पे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, इनके बारे में इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है, इसके टाइप किस प्रकार से हैं, तो उस पे बात करते हैं अपन। तो आज का अपना क्लास रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, इसी टॉपिक का एक नाम और है कि भाई कंप्यूटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी है, वर्गीकरण मतलब भाग ही है कंप्यूटर के। तो इसका एक नाम मैं और बताऊंगा आपको, वो है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इधर ही लिख देते हैं, नीचे ही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसका एक नाम और क्या कहते हैं, इसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के प्रकार। तो ये रहेगा अपना सेशन। ठीक है, अब कंप्यूटर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, तीन प्रकार से कंप्यूटर को बांट सकते हैं अपन। तो वन बाय वन बात करते हैं। जो पहला अपना रहेगा वो रहेगा हार्डवेयर के आधार पर। किसके आधार पर? हार्डवेयर, उसकी जो बॉडी है, हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकरण या टाइप। ठीक है ना, हार्डवेयर के आधार पर। दूसरा जो अपना रहेगा इसके बाद में, वो रहेगा कार्य के आधार पर। कार्य का सर समझ गए आप अर्थ? वर्क मतलब वो काम कैसे करता है, कार्य के आधार पर। ठीक है, तीसरा जो इसका वर्गीकरण रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो रहेगा इसका आकार के आधार पर, यानी साइज, आकार के आधार पर। भाई आकार के आधार पे भी तो मैं कंप्यूटर को बांट सकता हूं कि जैसे सबसे बड़ा कंप्यूटर, ठीक है, फिर उससे छोटा कंप्यूटर, ऐसे आकार हो गए ना। तो अपन वन बाय वन इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या, हार्डवेयर के आधार पर। अब हार्डवेयर से मतलब क्या है, यहां कंप्यूटर की जो बॉडी बनी है ना, जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसका, वो उसका क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अब हार्डवेयर में अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। क्या पढ़ेंगे? जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। और जनरेशन से एग्जाम में आपको क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे एसएससी उठा लो, अधीनस्थ बोर्ड उठा लो, दिल्ली पुलिस उठा लो, जनरेशन से क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो जो जनरेशन है ना कंप्यूटर की, ये हार्डवेयर के आधार पे वर्गीकरण है। और जो जनरेशन है कंप्यूटर में 5 जनरेशन है। तो पहली पे है प्रथम पीढ़ी, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा है तीसरी पीढ़ी, और 4 पे आ गई चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। ठीक है, और 5 नंबर पे आ गई 5 पीढ़ियां है, 5वीं
पीढ़ी। तो 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर को बांटा गया है। 1 बाय 1 अपन चर्चा करेंगे इनकी, प्रत्येक पीढ़ियों को बिल्कुल विस्तार में अपन पढ़ेंगे। अब कार्य के आधार पे वर्गीकरण है, उसकी और बात कर लेता हूं। 3 प्रकार से हैं कार्य के आधार पर, ठीक है ना। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कार्य के आधार पर पहला कंप्यूटर है, मतलब वो डेटा को फिजिकली मापता है। जैसे थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर में जो अंकों पे कार्य नहीं करते, अंक पे कार्य नहीं करते, बिल्कुल विस्तार में बात करेंगे अपन एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वर्तमान में जितने भी सारे कंप्यूटर आपको दिखाई देते हैं, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये डिजिटल का अंक अर्थ ही क्या होता है, अंकों पर कार्य करते हैं। तीसरा एनालॉग व डिजिटल दोनों का मिक्सअप, दोनों के गुणों का समावेश है, वो कहलाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये अपने 3 टाइप हो गए काम के आधार पर, ठीक है। अब साइज के आधार पर की बात करते हैं भाई, साइज के आधार पर टाइप की बात करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा, अंतरिक्षीय गणनाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम की भविष्यवाणी, ठीक, परमाणु रिएक्टर, इनके लिए काम में लिया जाता है। बात करेंगे भाई भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका ने किस सुपर कंप्यूटर को देने से भारत को मना कर दिया, और उसके बाद में भारत में सुपर कंप्यूटर में क्रांति स्टार्ट हुई। भारत ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बना के दिखा दिया कि हम भी बना सकते हैं, समझे आप। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, उसके बाद में आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर। 3 नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। और 4 पे आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 टाइप हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा आकार में सुपर, बाद में मेन फ्रेम, बाद में मिनी, और लास्ट में माइक्रो कंप्यूटर। आपका जो मोबाइल फोन है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इतनी ही बार पूछा गया है एग्जाम में कि मोबाइल फोन माइक्रो कंप्यूटर है। तो आप कंप्यूटर से घिरे हुए हो, सच में टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हो। क्लियर। तो ये साइज के आधार पर पूछा जाता है इनका क्रम। तो अपन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जनरेशन पढ़ लें, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां है उसके बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो टॉपिक अपना रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब हार्डवेयर के आधार पे पढ़ रहे हैं ना अपन वर्गीकरण। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा वर्गीकरण है ये कंप्यूटर का, ठीक है ना। हार्डवेयर के आधार पर पढ़ रहे हैं अपन। किस आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर, ठीक है ना। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर, ये इसमें आता है भाई, ठीक है ना। ये हार्डवेयर के आधार में आती है कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है। सबसे पहली पीढ़ी की बात करते हैं अपन, ठीक है।
प्रथम पीढ़ी। अगर इसकी डेट की बात करूं मैं तो 1942 की बात करेंगे अपन। उस जमाने में हमको इमेजिन करना है कि कंप्यूटर का आकार एक कमरे जितना बड़ा और कैसे इसका आकार छोटा हुआ, यह चीज अपन पढ़ेंगे भाई। क्या चीज आई, कोई ऐसे थोड़ी है कोई जादू से इसको छोटा किया गया हो कंप्यूटर को, ऐसे नहीं होते। कंप्यूटर ऐसे छोटे नहीं होते जादू से, ठीक है ना, मेहनत से होते हैं, टेक्नोलॉजी से होते हैं। नई नई तकनीक आई, अब वो क्या तकनीक आई, किससे इसका आकार छोटा हुआ, इसकी अपन बात करेंगे। लास्ट में आपको जेब में डाल के दे देंगे ये मोबाइल, ये कंप्यूटर ही है, चलाओ, ठीक है। तो 1942 से 1955 तक प्रथम पीढ़ी का काल था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े, ठीक है ना, लगभग एक कमरे जितने, लगभग एक कमरा, और कमरा कितना, 30x40 फीट, 30x40 फीट एक कमरे जितने बड़े। भाई बताओ, इतने बड़े भी कंप्यूटर थे। इन कंप्यूटरों को चलाने के लिए 5-4 आदमी चाहिए, चलाने के लिए, इनसे इनपुट लेने के लिए भी 5-4 आदमी चाहिए। भाई कोई परिणाम ये देंगे तो उससे रिजल्ट भी की लेने के लिए, बताओ, एक कंप्यूटर को चलाने में 20-30 आदमी लगे हुए हैं। इन कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम भी सही तरीके से पूर्णतः शुद्ध प्राप्त नहीं होता था, तभी तो दूसरी पीढ़ी आएगी। अगर पहले से ही शुद्ध प्राप्त होने लग गया तो फिर दूसरी पीढ़ी क्यों आएगी, तभी तो आएगी धीरे धीरे, फिर दूसरी पीढ़ी आएगी, फिर उसमें कोई कमी होगी तो तीसरी पीढ़ी आएगी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े, एक कमरे जितने बड़े, ठीक है। दूसरी बात, इनसे प्राप्त परिणाम, इनसे प्राप्त परिणाम इनसे प्राप्त परिणाम पूर्णतः शुद्ध प्राप्त नहीं होता था, एक्यूरेट नहीं मिलता था, पूर्णतः शुद्ध प्राप्त नहीं होता था। भाई इनसे प्राप्त परिणाम एकदम सही प्राप्त नहीं होता था, पूर्णतः उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज आई जिससे ये कंप्यूटर चल रहे थे, तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, ठीक है ना। इस पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, घटक की बात करते हैं जिससे वो कंप्यूटर चल रहे थे। भाई वैक्यूम ट्यूब, क्या नाम था, वैक्यूम ट्यूब। इसे निर्वात नलिका भी कहते हैं भाई, निर्वात नलिका, निर्वात नलिका भी कहते हैं, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका। अभी दिखाएंगे आपको डिजिटली भी भाई वैक्यूम ट्यूब किसकी बनी हुई होती थी, किसने बनाया, पूरी बात करेंगे अपन इस पे। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक। बहुत एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रथम पीढ़ी में मुख्य रूप से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक था जिसके कारण कंप्यूटर गर्म हो रहा है, कंप्यूटर जल्दी गर्म हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये इसकी कमी है। वैक्यूम ट्यूब जल्दी गर्म हो जाती थी, अभी डिजिटली देखेंगे इसको, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक। इस पीढ़ी में इनपुट के लिए, इनपुट तो दोगे ही ना, इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था ना, कागज का बना एक कार्ड है जिसे
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा इनपुट करने, जैसे कीबोर्ड लेते हैं ना काम में आज, उस पीढ़ी में पंच कार्ड का उपयोग कर रहे थे। तो इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग, पंच कार्ड। और पंच कार्ड किसने बनाया? हरमन होलेरीथ ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई पंच कार्ड। पढ़ लिया हमने पुरानी वाली क्लास में, कैसे बनाया, कैसे काम करता है। कागज का बनाए कार्ड जिसपे पंच करके डाटा इनपुट किए जाते थे। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं अपन मेमोरी के रूप में और बात करते हैं भाई। मेमोरी, इसी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, प्रथम की। मेमोरी, मेमोरी काम में ली गई मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी काम में ली गई। ठीक है ना? पूछा जाता है कौन सी मेमोरी? लैंग्वेज, भाषा, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा, लैंग्वेज। ठीक है ना? भाषा कौन सी काम में ली गई भाई? भाषा। तो कंप्यूटर की जो भाषा थी ना इस पीढ़ी की, वो मशीन भाषा थी। इस पीढ़ी में मशीन भाषा को काम में लिया गया। कौन सी भाषा? मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। ठीक है? मशीन भाषा इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा थी। इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल पूछते हैं भाई कंप्यूटर की खुद की भाषा जो उसे बगैर किसी अनुवादक के समझ में आ रही है, वो कौन सी भाषा है? मशीन भाषा। कंप्यूटर की खुद की भाषा है। मशीन भाषा का अन्य नाम बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी भाषा भी कहते हैं इसे, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है ना? मशीन भाषा, बाइनरी भाषा कह दो, या बाइनरी का अर्थ ही क्या होता है? 0-1, केवल 0-1 पे कार्य करती थी ये। क्लियर यहां तक? ठीक है। इस कंप्यूटरों की स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, गति। ठीक है ना? गति इनकी सबसे कम थी भाई। कितनी थी? मिली सेकेंड। कितनी थी? मिली सेकंड थी। ठीक है ना? मिली सेकंड में करती थी ये गणना। स्पीड 10 की पावर -3, 1/30, ये इसकी स्पीड थी। या तो ऐसे आएगा लिखा हुआ या ऐसे आएगा। तो मिली सेकंड में ये गणना करते थे। पूछा गया है एसएससी में इनकी स्पीड, इनकी भाषा। जितने डेटा लिखे हुए हैं ना, हर लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। ठीक है? चलो बात करते हैं अपन इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर की ओर बात कर ले। मुख्य, भाई इस पीढ़ी में मुख्य कंप्यूटर कौन से आए, उनकी ओर बात कर ले अपन। ठीक है? 1 by 1। तो उनकी भी बात करते हैं अपन। इस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आए? ENIAC इसी पीढ़ी का कंप्यूटर है। हिस्ट्री में पढ़ा था ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। यूनिवेक प्रथम पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। एडवेक इसी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एडसेक इसी पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। IBM कंपनी का मार्क फर्स्ट हार्वर्ड आइकेन इसी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ENIAC, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक, ये सारे इसी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इनकी हमने चर्चा इतिहास में कर ली थी इससे पहले वाली क्लास में, तो आप वहां देख सकते हो इसे। और जीवन में जैसे ये पीढ़ियां चल रही ना, ऐसे इंसान की भी पीढ़ियां चलती है ना, हमारी भी पीढ़ियां। तो कंप्यूटर में भी पीढ़ियां है और पीढ़ियों से सवाल आते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको ये चीजें कि भाई ये पीढ़ियां है।
अब अपन बात कर ले भाई इन कंप्यूटरों की कमी क्या थी। ये जो वैक्यूम ट्यूब पे काम कर रहे थे ना, वो वैक्यूम ट्यूब कैसी थी उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये देखो दिखाई दे रही है आपको, कांच की बनी हुई एक ट्यूब है। ये किसकी बनी हुई है? कांच की बनी हुई। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, कांच की बनी हुई है ये। इसी का नाम है अपना क्या? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, इसी को कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। कांच की बनी एक ट्यूब है, ठीक है ना। ये देखो अलग अलग टाइप की थी वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यही है। ये वैक्यूम ट्यूब कांच की बनी हुई होती थी और लाइट जैसे ही ज्यादा आती थी इसमें, ठीक है ना, जैसे ही गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती थी इन पीढ़ियों के कंप्यूटरों में, तो ये वैक्यूम ट्यूब ब्लास्ट हो जाती थी। और आकार में बड़े कंप्यूटर थे ये, एक ही कंप्यूटर में 500, 1000, 1500 वैक्यूम ट्यूब। इस कारण वहां का वातावरण गर्म हो जाता था। इसलिए इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को एसी वातावरण में, उस जमाने के कोई एसी होंगे, आज वाले एसी नहीं, उस जमाने के एसी वातावरण, मतलब वो गर्म हो रहा है भाई, कोई चीज गर्म हो रही तो ठंडा तो करोगे ना, उसको कैसे करोगे? तो वहां उनको एसी वातावरण में रखा जाता था। अगर एसी में नहीं रखोगे तो ये फूट जाएगी ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना, निर्वात नलिका। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के जनक की बात करते हैं, आविष्कारक। आविष्कारक आविष्कारक इसके जो जनक है उनका नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया, ठीक है ना। और कब किया? 1904 में। अभी वीडियो की एग्जाम हुई थी अधीनस्थ बोर्ड में, पूछा गया क्वेश्चन है, देखो यहीं से क्वेश्चन आ गया भाई वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? और ऑप्शन वहां पे क्या थे? 1906, 1908, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, एक तो 6 था, ठीक है ना, 1910 या 1806, ऐसे ऑप्शन थे वहां। तो वहां आप कहोगे सर है तो नहीं ऑप्शन, इसीलिए तो उस क्वेश्चन को क्या कर दिया उन्होंने? डिलीट कर दिया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। और बात करते हैं इसकी। कांच की बनी होती थी ये, ठीक है ना। तीसरी बात, जल्दी गर्म हो जाती थी, ठीक है ना, जल्दी गर्म हो जाती थी, इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को एसी वातावरण में रखा जाता था। यहां तक क्लियर है? तो ये समस्याएं थी भाई, आकार में बड़े कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब जल्दी गर्म होकर फूट रही है, तो कोई ऐसी चीज आए कि भाई वो गर्म ना हो, जल्दी गर्म ना हो भाई, ऐसी कोई चीज आए कि भाई कंप्यूटर आकार में भी छोटा जाए और ये समस्या मिट जाए, जल्दी गर्म ना हो। तो इसके लिए द्वितीय पीढ़ी तो आएगी, और द्वितीय पीढ़ी आई भी, और उसकी अपन बात करेंगे कि भाई द्वितीय पीढ़ी वो आखिर कैसे उसे काम में लिया गया, ठीक है।
तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्लीट है मशीन भाषा ये। अब द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं अपन, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी 2 नंबर पे है सेकेंड जनरेशन। हार्डवेयर के आधार पे वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना अपन, तो सेकेंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी काल की अगर बात करूं, इसके काल की, तो 1955 तक तो वो थी ना प्रथम, 1955 से 1964। कई जगह आपको 65 मिलेगा, पर ये भी सही है, एक्चुअल एकदम एनसीईआरटी का डेटा है 1964, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज आई, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई कि इसका जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है उसकी बात कर ले अपन। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, ठीक है ना। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, इसको चलाने वाला घटक कौन सा था वो, तो उसकी बात कर ले अपना। वो था ट्रांजिस्टर। क्या नाम है? ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी ही बार पूछा गया है अधीनस्थ बोर्ड ने, एसएससी ने, कि द्वितीय पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? ट्रांजिस्टर। इसके आविष्कार की बात करते हैं सॉरी, इसके आविष्कारक, तो ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लूं मैं थोड़ी सी। आविष्कारक, इसके जो आविष्कारक हैं, इसको बनाया, ठीक है ना, 3 व्यक्ति थे। विलियम शोकले, जिनमें 2 मुख्य का नाम पूछा जाता है, जॉन बार्डिन। विलियम शोकले व जॉन बार्डिन ने इसका आविष्कार किया, ठीक है ना। और कब किया गया? 1947 में, ठीक है ना। बेल लैब है भाई अमेरिका में, बेल लैब, बेल प्रयोगशाला में, ठीक है ना, इसका आविष्कार किया गया 1947 में। पूछा गया है कौन सी प्रयोगशाला में, किसने बनाया, कब बनाया, बहुत बार पूछा गया है। द्वितीय पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है भाई ट्रांजिस्टर। चलो बात करते हैं अपन कि भाई इसमें भाषा कौन सी काम में ली गई। भाषा, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कौन सी काम में ली गई? लैंग्वेज। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कौन सी है भाई? कौन सी भाषा है ये? असेंबली भाषा। असेंबली कौन सी भाषा है? असेंबली भाषा काम में ली गई। क्लियर यहां तक? असेंबली भाषा, ठीक है। यह भी कंप्यूटर की भाषा होती है भाई, असेंबली भाषा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में, ठीक है ना, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो स्पीड है, स्पीड की बात करते हैं, गति क्या थी, ठीक है ना। गति क्या थी इनकी? माइक्रो सेकेंड। किसमें मापी जा रही है? माइक्रो सेकेंड में 10 की पावर -6 या 1/60 इसमें मापी जा रही है। बहुत बार पूछा गया है, दोनों में से कोई एक, या तो ये मान आता है ये, या ये आता है। तो समझ गए आप, माइक्रो सेकेंड में गणनाएं की जाती है, ठीक है ना। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की ये गति है, स्पीड है, ठीक है ना। तो स्पीड का आपको ध्यान में रखना है। चलो और बात करते हैं, इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम में लिया गया? ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है भाई, उसकी बात करने। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया गया बेज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा?
बेच, जो समान कार्यों का एक बेच बना के काम करता था, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पीढ़ी में दो इंपॉर्टेंट भाषाओं का विकास हुआ। इसी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में दो भाषाएं आई, उनका नाम बहुत पूछा जाता है। पहली, द्वितीय पीढ़ी चल रहे हैं अपन, कोबोल, ठीक है। दूसरी फोर्ट्रान। पटवार एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या है और कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सी पीढ़ी में ये आई, तो कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। फोर्ट्रान की ओर बात करते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है। दोनों की दोनों द्वितीय पीढ़ी में आई। इन दो भाषाओं की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन, भाई इनमें खास बात क्या थी, ठीक है ना, किस काम के लिए बनाई गई। तो बिजनेस से आपको पता चलता है ना, व्यापारिक कार्यों के लिए, ठीक है ना, व्यापार के लिए उपयोग। इसका किसके लिए उपयोग किया गया, व्यापार के लिए। और फॉर्मूला किस में काम में लिया जाता है, वैज्ञानिक गणनाओं में, वैज्ञानिक कार्य में प्रयोग, ठीक है ना, मैथमेटिकल गणनाएं या कैलकुलेशन, वैज्ञानिक कार्य में इनका प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी में ये दो भाषाएं आई। और बात करें इसमें और क्या क्या चीजें आई, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में ये आ गई। अब अभी तक जो ट्रांजिस्टर बन रहा है ना, वो भी क्या कर रहा है कि भाई जल्दी गर्म हो रहा है, वो भी उतना तो नहीं हो रहा वैक्यूम ट्यूब जितना, लेकिन फिर भी समस्या बरकरार है। आकार कुछ कम हुआ है ट्रांजिस्टर के आने के कारण, एक कमरे से आधे कमरे में आ गए, एक फ्रिज जितना, एक अलमारी जितना कंप्यूटर हो गया, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में समस्या बरकरार है, थोड़ा कम गर्म हो रहा है, लेकिन ट्रांजिस्टर भी अधिक गर्मी का उत्सर्जन करता था, इसलिए उसे भी बदलना पड़ेगा। तीसरी पीढ़ी आएगी, क्योंकि आकार को हमें छोटा करना है। और छोटा कैसे हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक घटक है इनसे छोटा हो रहा है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो स्पीड की इसकी बात कर ली, ट्रांजिस्टर ज्यादा गर्मी का उत्सर्जन कर रहे हैं। अब इनके मुख्य कंप्यूटर की बात करें, द्वितीय पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ठीक है। IBM 1401, वीडियो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। अभी 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी लेटेस्ट ही एग्जाम हुई थी पहले। IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी का, ऐसे अलग अलग पीढ़ियों के दे देते हैं कंप्यूटर, पूछते हैं तो कौन सी पीढ़ी का है ये, द्वितीय पीढ़ी का, ठीक है। IBM 700 ये भी द्वितीय पीढ़ी का है। IBM 1400 ये भी द्वितीय पीढ़ी का है, ठीक है। तो रह जाएगा आपको ध्यान में कि भाई ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। एक और है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, IBM की फुल फॉर्म 360, ये सारे के सारे दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो यहां तक अपना क्लियर है कि भाई हमने पढ़ लिया कि भाई द्वितीय पीढ़ी, ठीक है ना, द्वितीय पीढ़ी का ये काल रहा, ट्रांजिस्टर आया मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, ठीक है, भाषा असेंबली, माइक्रो सेकंड में गणना, ऑपरेटिंग सिस्टम बेच। क्लियर, अब गर्म हो रहा है ट्रांजिस्टर भी, आकार छोटा करना है, इसलिए तीसरी पीढ़ी आई। और तीसरी पीढ़ी की अपन बात करते हैं, ठीक है, तीसरी पीढ़ी फिर आपको दिखा देंगे ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी की अपन बात कर लेते हैं, थर्ड
थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी, ठीक है ना, तीसरी पीढ़ी। काल 1964 तो वहां से उठाना है और 1975 तक, ये तीसरी पीढ़ी है, ठीक है ना। अब इसकी अपन 1 बाय 1 चर्चा करते हैं, भाई क्या क्या चीज आई और कैसे कैसे आकार छोटा हुआ, ठीक है ना। तो इनमें सबसे पहले ही अपन बात कर लेते हैं कि भाई मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक घटक की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घटक, ठीक है ना, जो मुख्य इसका इलेक्ट्रॉनिक घटक है वो क्या है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप, ठीक है ना। इसके उपयोग से, आईसी चिप के आने से कंप्यूटर का आकार वास्तविक रूप से छोटा हुआ। अब कंप्यूटर आपकी डेस्क पे आ गया, अब आप इसे चला सकते हो, आपके डेस्कटॉप पे आ गया, अब आप आकार में छोटा हो गया। किसके आने से? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप के आने से कंप्यूटर का आकार वास्तविक रूप से छोटा हुआ। पूछा जाता है कि तीसरी पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक आईसी चिप, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, भाई इसको किसने बनाया था, ठीक है ना, किसने इसको बनाया गया था उसकी बात करते हैं। आईसी चिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें यहां, ठीक है। तो इसको जो बनाने वाले थे ना, इसके आविष्कारक है, आईसी चिप के आविष्कारक की बात करते हैं कि भाई इसको किसने बनाया। रॉबर्ट नोई, ठीक है ना, रॉबर्ट नोई द्वारा आईसी चिप का आविष्कार किया गया, आईसी चिप, ठीक है ना। और बात करते हैं किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है आईसी चिप। किसकी? सिलिकॉन, जो अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है ना। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ है भाई। अर्धचालक पदार्थ है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। अर्धचालक को क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। जो आपके मेमोरी कार्ड है, ये सारे किसके बनाए जाते हैं? अर्धचालक पदार्थ के, सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। एक और पदार्थ काम में लिया जाता है, वो होता है जर्मेनियम। या तो वो बनी हुई है सिलिकॉन की, मोस्टली तो वो बनी हुई होती है किसकी? सिलिकॉन की बनाई जाती है आईसी चिप, लेकिन जर्मेनियम का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका परमाणु क्रमांक एक एग्जाम में पूछ लिया गया था सिलिकॉन का, तो उसका होता है SI और जर्मेनियम का GE, ठीक है ना। तो ऐसे आईसी चिप का आविष्कार किया गया, ठीक है ना। इसका चिप नाम कैसे पड़ा? आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इसका चिप नाम पड़ा, ठीक है। और अगर बात करें अपन इसकी, ठीक है, कि भाई तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप के आने के कारण ही कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ, तो लिख दें यहां आईसी चिप के प्रयोग के कारण ही कंप्यूटर का आकार वास्तविक रूप से छोटा हुआ। वास्तविक रूप से किसके कारण छोटा हुआ? आईसी चिप के कारण, ठीक है ना।
तीसरी पीढ़ी में ही कंप्यूटर पीसी नाम से जाने गए। पीसी का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, ठीक है ना। एक और नाम आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये किस कारण हुए? ठीक है ना, तीसरी पीढ़ी के कारण हुए गए। ठीक है, यहां तक आपको रह जाएगा ध्यान भाई, आईसी चिप के कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ। ठीक है, सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ, इससे बना हुआ है ये आईसी चिप। ठीक है, अब दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सिलिकॉन बनता है, सिलिकॉन, इसलिए भारत का सिलिकॉन वैली, ठीक है ना, सिलिकॉन वैली भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को कहा जाता है। कर्नाटक में पड़ता है ये, कर्नाटक में। भारत का सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलुरु है भाई। ठीक है, और विश्व का सिलिकॉन वैली, विश्व का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, ठीक है ना, अमेरिका में पड़ता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व का सिलिकॉन वैली क्या कहां है? अमेरिका। सबसे ज्यादा आईसी चिप यहीं बनाई जाती है, अमेरिका में। ठीक है, और भारत में बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली, आईसी चिप के निर्माण के कारण। चलो बात करते हैं, इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया? पूरे के पूरे कंप्यूटर को चलाने वाला जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी पीढ़ी में कौन सा था अपना? बेच। तो इसमें कौन सा होगा? टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है ना, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। दूसरी पीढ़ी में समान कार्यों का एक टाइम शेड्यूल बनाता है और उसको बांटता है। विस्तार से चर्चा अपन करेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, यहां इतना ही समझ लो भाई, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, स्पीड की बात करें, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड, गति की बात करें अपन भाई, गति क्या थी, स्पीड क्या थी? नैनो सेकेंड। क्या थी? नैनो सेकेंड इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड थी, नैनो सेकेंड। क्लियर यहां तक भाई? नैनो सेकेंड थी। अब कैसे लिखेंगे? 1/9, तो ये क्या हो गया? नैनो सेकेंड। ठीक है, तो इसकी गणनाएं की जाती थी 10 की पावर -9। ये किससे हो गया रिप्रेजेंट? नैनो सेकेंड से। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपन बात करते हैं कि भाई कौन कौन से इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है यहां से सवाल। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की ओर बात कर लें। तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की बात कर ले अपन, कौन कौन से हैं उनका नाम पूछा जाता है भाई। PDP-8 तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है ना, इसे फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं इसे।
नाम क्या है? PDP 8, ठीक है ना। 1965 में बनाया गया, DEC कंपनी द्वारा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इस कंपनी द्वारा इसे बनाया गया। पहला मिनी कंप्यूटर है ये। क्या है? पहला मिनी कंप्यूटर है, पूछा जाता है। अभी कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था अधीनस्थ बोर्ड का, कह रहे थे कि पेपर टफ है। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, इनमें से कौन सा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। उसमें 3 तो थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ENIAC, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट, और एक दे दिया तीसरी पीढ़ी का, तो पहचान लोगे। क्वेश्चन आते हैं, और कौन सा कंप्यूटर है? PDP 11, ये भी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। CDC 6600, ये भी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपको रह जाएगा ध्यान में कि भाई ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एक इस पीढ़ी में एक तकनीक भी काम में ली गई, MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन मतलब भाई थोड़े बहुत ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे लगा दिए गए, उसे कहते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तकनीक का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी पीढ़ी में ही किया गया कि भी मीडियम स्केल जो इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया, ठीक है। इस पीढ़ी में 2-4 चीजें और आई भाई। अब आपको पता है इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का उद्भव हो गया, उसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाने लग गया, ठीक है। अब जो पर्सनल कंप्यूटर में काम आएंगे, कीबोर्ड, मेमोरी, ठीक है ना, ये सारे किस में काम में आए? तो इस पीढ़ी की मेमोरी की ओर बात कर लें अपन। मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क तीसरी पीढ़ी की मेमोरी है, क्लियर। और दूसरी पीढ़ी की कौन सी है? मैग्नेटिक टेप। कौन सी पीढ़ी की है ये? दूसरी पीढ़ी की। प्रथम की कौन सी है? मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम प्रथम की है, दूसरी की है, तीसरी की कौन सी होगी? मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। चलो आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं भाई। मेमोरी की हमने बात कर ली, और कीबोर्ड, कीबोर्ड का प्रयोग भी इस पीढ़ी में हुआ। मॉनिटर, मॉनिटर का प्रयोग भी तीसरी पीढ़ी में हुआ, ठीक है। रैम, रैम का प्रयोग भी तीसरी पीढ़ी में हुआ। रोम, रोम का प्रयोग भी इसी पीढ़ी में हुआ। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ, ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ लिया कि भी कैसे कैसे ये तीसरी पीढ़ी विकास में आई, इनका प्रयोग हुआ, इसके कारण आईसी चिप के कारण अब आपका कंप्यूटर क्या हो गया? छोटा हो गया। क्लियर आपको तीसरी पीढ़ी? ठीक है, सारा क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। तो ये सिलिकॉन आईसी चिप के आने से इसका आकार छोटा हुआ, ठीक है। आईसी चिप, इसके कारण वास्तविक रूप से पर्सनल पीसी नाम से तीसरी पीढ़ी में जाना जाने लगा इसे। क्लियर यहां तक? चलो आगे बात करते हैं, अपन चौथी जनरेशन में आते हैं, ठीक। अब उससे पहले अपन ये देख लेते हैं भाई, जो तीसरी पीढ़ी में जो काम में लिया जा रहा था ना, ये प्रथम पीढ़ी में लिया गया, ये दूसरी पीढ़ी में क्या काम में लिया गया? ट्रांजिस्टर। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये ट्रांजिस्टर है। क्या है?
ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में काम में लिया गया? सेकंड जनरेशन। बताया था ना अभी आपको कि दिखाएंगे भाई, सेकंड जनरेशन में काम में लिया गया, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर। यहां तक क्लियर है ट्रांजिस्टर? ठीक है। अब इसके देखो आप बताओगे ये 3 टांग का भी आता है ट्रांजिस्टर। अपन कहते हैं ना इसकी आईसी उड़ गई, इसका वास्तविक रूप से उसकी आईसी या ट्रांजिस्टर उड़ गया, मतलब वो कंप्यूटर खराब हो गया। ठीक है। ये 2 टांग का देखो, ठीक है ना, ये देखो बगैर टांग का आप कहोगे, इसको देसी भाषा में ऐसे ही कहते हैं। दुकानदार आपको देता है कि भाई ये ट्रांजिस्टर ला दो, ये मशीन ला दो, तो ऐसे बोलेगा वो कि भाई 2 टांग वाला दो, 4 टांग वाला दो, 3 टांग वाला। तो ये इनकी पहचान है। वास्तव में इन्हें पहचाने जाते हैं, इनके नंबर होते हैं। ठीक है ना। कौन सी प्रयोगशाला में बना ये? बेल लैब में बना, बात कर ली थी 1947 में। और बनाने वाले व्यक्ति विलियम शोकले, ठीक है ना, विलियम शोकले द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। ये है आईसी चिप, ठीक है ना। आईसी चिप यही है भाई, आईसी चिप, ठीक है, आईसी चिप। इसके कारण कंप्यूटर का आकार वास्तविक रूप से छोटा हुआ भाई। किसके कारण? आईसी चिप। दिख रही ना आपको हरा हरा सा ये बोर्ड आपको जो दिखता है, यही होता है आईसी चिप। दिख रही है ऐसी काली काली सी ये चिप है, किसकी बनी हुई होती है? ये सिलिकॉन की, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। जो क्या होता है? सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। भारत का सिलिकॉन वैली कर्नाटक में है, जिसे बेंगलुरु में, कर्नाटक जो स्टेट है उसके बेंगलुरु में भारत का सिलिकॉन वैली, और विश्व का कैलिफोर्निया, बता दिया था मैंने। ठीक है। तो ये वाले जिसपे मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, देख रहे हो अगर आप, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, इस पे ये आईसी चिप लगी हुई है। ठीक है। आईसी चिप के कारण कंप्यूटर का आकार वास्तव में छोटा हुआ। ठीक है। अब चौथी पीढ़ी की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। चौथी पीढ़ी की अपन अब कर लेते हैं बात कि भाई चौथी पीढ़ी में कौन कौन सी चीजें आई जिससे और कंप्यूटर का आकार छोटा कैसे हुआ। तो चौथी पीढ़ी की बात कर लें अपन। 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी, ठीक है ना, 4th जनरेशन की बात करते हैं भाई, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। तो उसकी डेट क्या है? 1975 तक तो वही थी भाई, और 1989 तक, 8-9, ठीक है ना, इसका ये काल रहा 4th जनरेशन। अब इसमें क्या क्या आया उसकी अपन 1 by 1 चर्चा करेंगे कि भाई मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक घटक की बात करते हैं। इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था जिसके कारण कंप्यूटर का आकार और छोटा हुआ? कौन कौन सी तकनीक आई उसके कारण छोटा हुआ? मैं कह रहा था ना उसका आकार दिन प्रतिदिन छोटा होगा। एक कमरे से हमने उसको बेंच पे ले आए हैं, अब उसको और पतला करना है। मोटा होता था कंप्यूटर, बड़ा होता था उस जमाने में, और वो दिन प्रतिदिन स्मार्टफोन ये पतले कैसे हो रहे हैं? इन्हीं तकनीक पे, इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है। तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इसका था माइक्रो प्रोसेसर। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। अभी डिजिटली दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, ठीक है ना। इसके आविष्कारक की बात कर ले अपन,
आविष्कारक एम ई होफ, क्या है? एम ई होफ। इन्हीं का दूसरा नाम है टेड होफ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। क्लियर? चौथी पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक। चलो और बात करते हैं थोड़ी सी। भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है भाई? भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर अभी एग्जाम में पूछा गया था, शक्ति। ठीक है ना? शक्ति नाम है उसका, शक्ति। ठीक है ना? भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति, जिसे 2018 में आईआईटी मद्रास चेन्नई आईआईटी मद्रास, वर्तमान नाम है उसका चेन्नई, आईआईटी चेन्नई द्वारा बनाया गया। ऐसे ही अपन बात करते हैं विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर। विश्व का पूछा जाता है सवाल भाई, अभी महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, अधीनस्थ बोर्ड का 21 में हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। एक एग्जाम पूछा कब बनाया गया? 18 में। आईआईटी किसके द्वारा? मद्रास के द्वारा। और विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर तो इतनी बार पूछा हुआ है। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना? विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, इंटेल कंपनी का है, इंटेल 4004। ठीक है ना? इसे 1971 में बनाया गया। कब बनाया? 1971 में। पूछा जाता है कि भाई विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट, भारत वाला भी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? तो चौथी पीढ़ी में जिसके कारण आकार छोटा हुआ मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। उसी के कारण आईसी चिप से भी पतला और हजारों ट्रांजिस्टर एक ही माइक्रो प्रोसेसर में, हजारों आईसी चिप एक ही प्रोसेसर में लगा दी गई, उससे कंप्यूटर का आकार वास्तव में छोटा हो रहा है। ठीक है ना? भारत का प्रथम शक्ति, विश्व का प्रथम इंटेल 4004। क्लियर है यहां तक माइक्रो प्रोसेसर? और बात करते हैं अपन। इस पीढ़ी में एक तकनीक आई भाई, उसकी और बात करते हैं। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI तकनीक का प्रयोग। ठीक है ना? तकनीक का प्रयोग इसी पीढ़ी में हुआ, VLSI तकनीक का प्रयोग। ये क्या होती है भाई तकनीक? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म तो इतनी बार पूछिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है? हजारों लाखों माइक्रो प्रोसेसर एक ही चिप है उसी में डाल दिए गए, उसी का नाम है। मतलब हजारों लाखों ट्रांजिस्टर व इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक ही चिप में डाल दिए गए, और वो चिप क्या कहलाई? VLSI। हजारों लाखों ट्रांजिस्टर एक ही चिप में डाल दिए गए, फिर उस कारण आकार छोटा हुआ, और एक चिप के जो 1 इंच होता है ना, 1 इंच,
1 इंच का भी ये 1/4 भाग, 1 इंच का भी 1/4 भाग में ही डाल दिए बस, बाकी भागों में तो और भी डाले, इससे कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ। वास्तव में ये चीज है जिसके कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ है। कौन सी चीज है? माइक्रो प्रोसेसर। और तकनीक VLSI। पूछा जाता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI तकनीक का उपयोग किया गया? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारा? ठीक है, तो 1 इंच के 1/4 भाग में लाखों ट्रांजिस्टर ये माइक्रो प्रोसेसर डाल दिए गए। क्लियर? उसे ही कहते हैं VLSI। यहां तक क्लियर? इससे छोटा हुआ। और क्या क्या चीजें आई भाई इस पीढ़ी में? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से थे? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम में लिए गए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आया MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथी पीढ़ी में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी चौथी पीढ़ी में आ गया था। एप्पल कंपनी का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी कंपनी का है? मैक, एप्पल कंपनी का, ये भी चौथी पीढ़ी में आ गया। ठीक है ना, एप्पल कंपनी का है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आए। इसी पीढ़ी में नेटवर्क के रूप में लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ, का प्रयोग हुआ। ठीक है ना, नेटवर्क, लेन, मेन, वेन, लोकल, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग इसी पीढ़ी में हुआ, चौथी पीढ़ी में। ठीक है, तो ये चौथी पीढ़ी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और छोटा करना है इसे, कंप्यूटर का आकार, और कोई तकनीक आएगी जो इसको रिप्लेस कर देगी। 5वीं पीढ़ी में भी अपन चलेंगे, तो 5वीं पीढ़ी की भी अपन बात करेंगे। 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार और छोटा किस तकनीक के कारण हुआ, वो भी बात करेंगे। अब इसके मुख्य कंप्यूटर देख लेते हैं अपन। चौथी पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं भाई? CRAY, क्रे फर्स्ट, चौथी पीढ़ी का है। ठीक है ना, क्रे फर्स्ट पहला सुपर कंप्यूटर है, सफलतम क्रे फर्स्ट। बात करेंगे अपन जब पढ़ेंगे ना सुपर कंप्यूटर आकार वाले में, तब बात कर लेंगे इनकी विस्तार से। क्रे XMP भारत पे रोक लगाती थी अमेरिका, इसको ये सुपर कंप्यूटर भारत को दे रही थी, उसने रोक लगा दी। और दुनिया आप पे जब जब रोक लगाएगी ना, जब जब आपको परेशान करेगी, आप उतने ज्यादा निखरोगे। तो दुनिया आपको हर बार रोकेगी, हर बार आपको परेशान करेगी कि आप अपनी तैयारी नहीं कर पाए। आपको तरह तरीके से वो परेशान करेगी कि कैसे जैसे ये तैयारी नहीं कर पाए, छोड़ दे। ऐसे ही अमेरिका ने भी भारत को तरह तरह से परेशान किया था। क्यों किया था? कि भारत उस समय उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था 1975 में, और उसके बाद में सारे देश ऐसे तिलमिला गए, अमेरिका, पाकिस्तान। तो भारत को जो अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक चीजें और सुपर कंप्यूटर की सप्लाई कर रहा था ना, क्रे XMP, ये सुपर कंप्यूटर था, भारत को अमेरिका दे रहा था उस समय, खुद का नहीं था भारत का। तो इसकी बिक्री पर उसने रोक लगा दी। तो भारत, रोक लगाने के बाद भारत ने इसे पॉजिटिव लिया। ठीक है ना, और भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा कि भाई खुद का बनाओ अब तो सुपर कंप्यूटर, और भारत ने उसे करके दिखाया। तो जब रोक लगती है ना, तो ऐसे घबराना नहीं, कुछ बुरा होता है तो घबराना नहीं, अच्छा बदलाव करोगे आप। और अगर रोक नहीं लगाता ना ये, तो अपन कंप्यूटर बना ही नहीं पाता। फिर भारत सुपर कंप्यूटर लेट बनता भाई, जल्दी नहीं बन पाता, सुपर कंप्यूटर में संपन्न नहीं हो पाते।
तो कई बार रोक अगर लगती है, कोई चीज आपको परेशान करती है, कई बार कोई समस्याएं आती है, तो आपको ये मजबूत करने के लिए आ रही है, आपको शक्ति देने के लिए आ रही है, ये कमजोर करने के लिए नहीं आती। परेशानियां आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। आपका जो पावर है ना, ऊपर वाला उसे चेक करता है इसमें कितनी पावर है। चलो आते हैं टॉपिक पे। क्रे फर्स्ट, क्रे XMP चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं भाई। एक और है क्रे सेकंड, ये भी इसी पीढ़ी का है, ठीक है। तो ये चौथी पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। स्पीड की बात करें, स्पीड, चौथी पीढ़ी की स्पीड, पहली की कौन सी हो गई? मिली सेकेंड, दूसरे की होगी माइक्रो, तीसरे की हो गई नैनो और चौथे की हो गई पिको सेकेंड। पिको सेकेंड में, ठीक है ना, स्पीड पिको सेकेंड में मापी जाती थी। पिको, क्लियर? तो पिको सेकेंड में मापी जा रही थी स्पीड। नेटवर्क का ये विकास इसमें हो गया था। एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए इसमें, GUI आधारित OS का विकास कौन सी पीढ़ी में आया? GUI की फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब इससे पहले वाली पीढ़ियों में, ठीक है ना, इसका पूर्णतः विकास हो गया। GUI मतलब कि भाई अब आपको चित्र के रूप में चीजें दिखाई जाएगी, ठीक है ना, आइकन दिखेंगे, चित्र दिखेंगे, उसका प्रयोग पूर्णतः इसी पीढ़ी में हुआ। यही पीढ़ी थी इसकी, क्लियर? तो ये चौथी पीढ़ी है। रह जाएगा ध्यान में इतना, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब अपन इतने विस्तार से पढ़ रहे हैं, इनकी स्पीड, इनमें क्या क्या चीजें आई, क्योंकि इन्हीं के कारण आकार छोटा हुआ है और यहीं से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। ये क्रे पूछा हुआ है वीडियो एग्जाम में, मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं। प्रथम पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। वो नहीं आए तो ये दे दिया उसने, क्रे चौथी पीढ़ी से संबंधित है। तो रह जाएगा ध्यान में इतना। चलो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर चलते हैं। और छोटा करना भी आकार, और पतला करना है। पतली चीजें ही पसंद है ना हमें, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, तो और छोटा करना है, और नई तकनीक आएगी। चलो पांचवी पीढ़ी चल रही है वर्तमान में, उसकी बात करते हैं अपन। पांचवी पीढ़ी, 5 जनरेशन, वर्तमान में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है और उसका कार्य 1989 से वर्तमान तक अभी चल ही रही है, वर्तमान तक ये इसका है कार्य। इस पीढ़ी में क्या आया? जो VLSI तकनीक है ना, उसकी जगह ULSI तकनीक आई। ULSI की फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस तकनीक का प्रयोग किया गया। वही बात VLSI वाली, हजारों लाखों ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक ही चिप में डाल दिए गए और एक चिप के भी 1/4 भाग में, ठीक है ना, 1/4 भाग में ही लाखों ट्रांजिस्टर IC चिप डाल दिए। 1 इंच के 1/4 भाग में लाखों ट्रांजिस्टर ये डाल दिए गए और इससे 1 इंच के 1/4 भाग में ही, इसके कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ है। क्यों भी? हजारों ट्रांजिस्टर 1 इंच भी नहीं है, उससे भी छोटे भाग में, तब आपका मोबाइल पतला हुआ है, तब आपका कंप्यूटर
लैपटॉप पतले हुए हैं दिन प्रतिदिन, तो ये तकनीक आने से, इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग किया गया। ठीक है, और बात करते हैं इसमें, यूएलएसआई आ गया, सीडी डीवीडी का प्रयोग। ठीक है ना, सीडी डीवीडी एक को लिख देते हैं, ब्लू रे डिस्क, स्टोरेज मीडिया होती है ना ज्यादा बड़ी, हाई डेफिनेशन, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग भी इसी पीढ़ी में हुआ। ठीक है, इंटरनेट का विकास, इंटरनेट का विकास भी इसी पीढ़ी में हुआ, 5वीं में। वर्तमान में जो चल रही है आपकी पीढ़ी है, इसी पीढ़ी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तकनीक, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का विकास इसी पीढ़ी में हुआ, 5वीं पीढ़ी में। मतलब नई नई तकनीक, इंटरनेट, अब आप इंटरनेट हाईवे, मतलब सूचनाओं का राजपथ बन गया इंटरनेट। आप कोई भी चीज खोजो, चाहे 5वीं पीढ़ी में, सॉरी, कंप्यूटर से आपको, इंटरनेट के माध्यम से आपको कोई भी चीज खोज लो चाहे मिल जाएगी। और कई तो सारे दिन इंटरनेट पे लगे रहते हैं। सारे दिन नहीं लगना अपने को, पढ़ाई की टाइम में करना है। कोचिंग का जो ऐप है उसमें सारी क्लासें आप देखो, प्लेलिस्ट से पढ़िए, शेड्यूल बनाओ, आपका टाइम टेबल बनाओ। जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है ना, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो वो लक्ष्य विहीन है। वह उस नाविक की तरह है जिस नाव का कोई उसको चलाने वाला नहीं है, वैसा है। तो जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य अगर आप होगा तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, और जिसका लक्ष्य ही नहीं है तो वो भटक जाएगा। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज लो, चलाओ इंटरनेट, पर सीमित अपनी क्लासेस देखो, रेगुलर रखो, उनमें रेगुलर रोज देखनी है भाई, 6 घंटे 5 घंटे रोज लेनी है, 2-2 घंटे का शेड्यूल रखो, उस हिसाब से वो चीजें चलती रहेगी जीवन में। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास, इंफॉर्मेशन हाईवे का विकास, मतलब इंटरनेट को कहते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे, हाईवे इंटरनेट को कहते हैं ना, इंटरनेट। इसका प्रयोग किया गया भी, इंटरनेट का तीव्र गति से प्रयोग हो रहा है, मतलब सूचनाओं का एक भंडार है, राजपथ है, आप जो भी डालो सूचना वो मिल जाएगी। ये सारी चीजें इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे और बात करते हैं। इस पीढ़ी में अभी वर्तमान में और काम चल रहा है, कंप्यूटर में बुद्धि डालने का प्रयास किया जा रहा है, दिमाग। अभी तक कंप्यूटर में दिमाग नहीं है भाई, अब उसमें दिमाग डालने का प्रयास किया जा रहा है सॉरी, उसमें बुद्धि, दिमाग नहीं है अभी तक। कृत्रिम बुद्धि, मानव वाली नहीं, वो तो ऊपर वाला डालता है। इंसानी बुद्धि नहीं, वो तो भगवान डालता है भाई। कृत्रिम बुद्धि, बनावटी बुद्धि डालने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कंप्यूटर को इंटेलिजेंट, होशियार बनाया जा रहा है, जिससे वो खुद निर्णय ले सके, अपने कार्य वो खुद कर सके, सोचने समझने की शक्ति विकसित की जा रही है, मशीनों को दिमाग दिया जा रहा है। एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि आप अगर मशीनों को इतना दिमाग दे दोगे तो हो सकता है ये दुनिया को खत्म कर दे। जैसे रोबोट मूवी में सीन है ना, दिमाग, उसको मशीन को बुद्धि आ जाती है तो वो तबाह करता है ना दुनिया को, कि कहीं वैसा ना हो जाए कि ये दुनिया को तबाह करने लग जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा ना हो जाए कि भाई ये दुनिया को नष्ट करने लग जाए। ठीक है ना? तो अब वो आगे की बातें भाई नष्ट करेगा नहीं, लेकिन मशीनों को बुद्धि दी जा रही है। 5वीं पीढ़ी में ये काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का विकास इसी में हुआ। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
पर कार्य, ठीक है ना। इस पीढ़ी में एआई पर कार्य चल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है ना। कंप्यूटर में बुद्धि डालने का प्रयास किया जा रहा है, एआई मशीनों को बुद्धि डालने का प्रयास किया जा रहा है। एआई का जो जनक है उसकी और बात कर ले, जॉन मैकार्थे। जॉन मैकार्थे एआई का जनक है भाई, पूछा जाता है। यहां एआई पढ़ रहे हैं तो अपन क्यों ना याद कर लें, एक एक्स्ट्रा चीज में क्या बिगड़ता है। तो आर्टिफिशियल पर कार्य किया जा रहा है, कंप्यूटरों को बुद्धि दी जा रही है, ठीक है। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर की बात कर लें, ठीक है ना, कंप्यूटर, ठीक है ना। मुख्य कंप्यूटर इस पीढ़ी के कौन कौन से हैं उनकी बात कर लें। परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो इसी पीढ़ी का है। इसी पीढ़ी का क्यों है, क्योंकि उसे 1991 में बनाया गया, ठीक है ना। तो 1989 के बाद यही है, 89 के बाद 91 आता है, तो 5वीं पीढ़ी में, ठीक है ना। एप्पल का कंप्यूटर, एप्पल पीसी, आईओएस, एप्पल पीसी, एप्पल पीसी, मैक कंप्यूटर का विकास, ये सारे कंप्यूटर आए इस पीढ़ी में, ठीक है ना। मैकबुक है, मैक कंप्यूटर, एप्पल के कंप्यूटर हैं, ये भी इसी में आए, ठीक है ना। टेबलेट, ये सारे इसी के। मेन इंपोर्टेंट ये है अपना, हम तो अपने को ध्यान में रखेंगे भाई। ये अभी वीडियो एग्जाम में पूछा गया, मिलान करने वाले, प्रथम पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब, दूसरी का मुख्य कंप्यूटर दे दिया, तीसरी में दे दिया आईसी चिप, चौथी में दे दिया माइक्रो प्रोसेसर, 5वीं में दे दिया परम। तो 5वीं का ये मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अपना ये रहा भाई, ये 5 पीढ़ियां हमने पढ़ ली। तो ये कंप्यूटर का वर्गीकरण हो गया, हार्डवेयर के आधार पर हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे हमारी जो क्लास रहेगी ना, हम उसमें अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे, अगला टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि भाई कार्य के आधार पर कंप्यूटर कैसे हैं, काम वो वर्क कैसे कर रहे हैं ना लोग डिजिटल, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जो जनरेशन हमने समाप्त कर ली। और आगे आने वाली जनरेशन की भी बात करेंगे अपन कि भाई नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से होंगे। नई नई तकनीक पे और छोटा किया जा रहा है, नैनो पदार्थ का उपयोग करके कंप्यूटरों को छोटा किया जा रहा है, और उसकी ओर अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।